कहानी है इंदौर के शर्मा फैमिली की और हाउस नंबर 47 की। जब शर्मा फैमिली हाउस नंबर 47 में शिफ्ट हुई तो उनको डील बड़ा प्यारा लगा। बहुत ही बड़ा शानदार घर, लेकिन उसका प्राइस बहुत ही कम था। बस एक चीज अजीब थी, उनके बेसमेंट के डोर पर एक अजीब सा सिंबल बना हुआ था। पूछने पर डीलर कहता है, अरे सर, ये तो बहुत पुराना घर है, शायद ब्रिटिश के जमाने का है, तो उनका कुछ सिंबल है वो। शर्मा फैमिली ने ज्यादा माइंड नहीं किया, सब कुछ अपना सामान शिफ्ट किया और इसमें अपना गुजारा करने लगे। पहला हफ्ता बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन दूसरे हफ्ते रोज रात 3 बजे लाइट्स फ्लिकर होने लगते थे और सीमा को अजीब सी रोने की आवाज आती थी। कई बार उसको लगता था कि शायद मेरे मन का वहम है या फिर मैं किसी तरह का सपना देख रहा हूँ, क्योंकि सोने की जगह या फिर जो हमारा घर है वो नया है, शायद मैं कंफर्टेबल नहीं फील कर रही हूँ। लेकिन ये वारदात धीरे धीरे ज्यादा फ्रीक्वेंट होने लगा। घर के बाकी मेंबर्स भी सेम चीज एक्सपीरियंस करते हैं, यहाँ तक कि रोज के रात 3 बजे उनकी घड़ियां रुक जाती थी। वो रोज सुबह उठकर घड़ियां सही करते थे, लेकिन फिर से अगली रात ठीक 3 बजे घड़ियां फिर से रुक जाती थी। एक दिन उनका छोटा बेटा, जो करीब 6-7 साल का होगा, ठीक रात 3 बजे फिर से रोता हुआ आया। सीमा घबराई उठती और पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन उतने में वो देखती है कि आदित्य के सारे कपड़े खून से सने हुए हैं। पूछने पर कहता है कि मेरा दोस्त चला गया। सीमा पूछती है, कौन सा दोस्त? अब आदित्य इतना छोटा था, कुछ बोल नहीं रहा है, बस रोए जा रहा है। शरीर पर एक भी घाव या फिर कट होने के कुछ भी निशान नहीं थे, लेकिन खून से सना हुआ है। और रोज रात ऐसे ही 3 बजे भागता हुआ रोता हुआ आता था, खून से सना हुआ कपड़ा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, हर रात को जब भी वो भागकर आता था, उसके हाथ में एक जला हुआ खिलौना मिलता था। एक दिन पूछने पर वो कहता है कि मेरे दोस्त को चोट लगी हुई है। एक रात आदित्य की बहन नेहा देखती है कि आदित्य बेड के नीचे किसी से बात कर रहा है। नेहा जब बेड के नीचे देखती है तो आदित्य रोने लग जाता है, वही खून से सना हुआ कपड़ा, हाथ में खिलौना, और रोते हुए ये बोलता है कि दीदी, आपने मेरे दोस्त को भगा दिया। और बहुत तेज तेज की वो रोने लगता है। सब लोग बहुत घबराए हुए थे, जैसे तैसे करके सोए, और ठीक उसी रात नेहा के पैर को कोई तेजी से उसके बेड पर सोते हुए कोई खींच लेता है। जैसे ही वो बेड के नीचे गिरती है, आदित्य खड़ा होता है, कहता है कि मेरा दोस्त दरवाजे के बाहर है, दरवाजा खोलो। नेहा डरी हुई होती है, घबराई हुई होती है, उठकर देखती है कि भाई दरवाजे के बाहर कौन है। इतना रो रहा है आदित्य, देखते हैं कि दरवाजे के पीछे कौन है। वो उठती है, दरवाजा धीरे से खोलती है और उसको दिखता है कि एक बच्चा खड़ा हुआ है, खून से लिपटा हुआ, सीधा उसी को ही घूर रहा है। इतने में नेहा चिल्ला पड़ती है और ऑल ऑफ अ सडन सब कुछ गायब हो जाता है। ना वो बच्चा दिखता है, ना आदित्य के कपड़े खून से सने हुए थे, ना ही आदित्य के हाथ में कोई खिलौना था। अगली रात जब नेहा सो रही थी, शायद उसको कुछ अजीबोगरीब या फिर डरावने सपने आ रहे होंगे, वो घबराकर उठ जाती है। और उठने के बाद अपने साइड वाले अलमारी के ऊपर देखती है कि एक जली हुई औरत बैठी हुई है और नेहा को ही घूर रही थी। उस औरत के आंख काले थे, नाखून बहुत लंबे थे और पैर ऐसे मानो कि कहीं से घिसकर छिल गए। और जैसे ही नेहा चिल्लाती है, वो औरत नेहा पर झपटा मारती है। ये सब सुनकर पेरेंट्स भागकर अपने रूम से आते हैं और देखते हैं कि आदित्य गायब है। आदित्य को बहुत ढूंढा गया, लेकिन उस दिन के बाद से वो नहीं मिला। उस दिन के बाद उनके घर के जो हालात है वो और ज्यादा खराब होने लगे। डेली रात को 3 बजे ये जो एक्टिविटीज थी वो और ज्यादा तेज होने लगी। फर्श पर, बेडशीट पर खून के निशान, दीवारों पर खून के निशान, किसी के गुर्राने की आवाज, और ये पूरी फैमिली फील कर रही थी और सुन रही थी। इन लोगों ने पुलिस कंप्लेन भी किया, तांत्रिक को भी बुलाया, लेकिन कोई भी सोल्यूशन नहीं निकला, ना ही आदित्य मिला। अगले दिन ठीक रात के 3 बजे बेसमेंट के डोर के अंदर से आदित्य की रोने की आवाज आती है कि मम्मी दरवाजा खोलो।